Hello students, my name is Lalit Gautam and I welcome you all on our channel World Students को। हम कर रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया कंडक्टर्स का बिहेवियर इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा होता है। सो बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं कि समरी ही था। हमने फर्स्ट चैप्टर में जो पढ़ा, सेकंड चैप्टर में जो पढ़ा, बीच बीच में हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स पढ़े थे, वो हमने एक साथ उस लेक्चर में कवर किए। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, ठीक है, आउटसाइड द कंडक्टर बिल्कुल नियर बाय सरफेस के आसपास क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने कवर की अपने लास्ट लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का सेकेंड हाफ, यानी कि कैपेसिटेंस के बारे में। क्योंकि चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो ये भी कैपेसिटेंस वर्ड क्या है, ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है, कैपेसिटर्स से आ रहा है। हम कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और फिर हम जाएंगे कैपेसिटेंस क्या होता है, ठीक है। सो कैपेसिटर्स को हम कैसे स्टार्ट करें। कैपेसिटर्स ऑब्वियसली कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, कंपोनेंट आप समझ सकते हैं। जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा है रजिस्टर्स के बारे में, है ना। रजिस्टर्स आपने पढ़ा है, कुछ इस तरह से हम होते हैं रजिस्टर्स जो अपने सर्किट्स के अंदर यूज करते हैं। ये इनका कलर कोड होता है, राइट। तो इस डिवाइस को या फिर इस कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं, यही होता है रजिस्टर, ठीक है। ये जो है यही है रजिस्टर, ठीक है। और रजिस्टर को हम यूज कहाँ करते हैं, अब इसका कुछ ना कुछ काम होता है, फंक्शन होता है। इसका फंक्शन क्या होता है कि जो भी करंट यहां से पास कर रहा होगा, ये उस करंट को अपोज करता है, ठीक है, करंट को अपोज करता है, अपोजेस करंट। ये इस रजिस्टर का क्या होता है, फंक्शन होता है। तो रजिस्टर को हम ऑब्वियसली यूज करते हैं अपने सर्किट्स में, और इस रजिस्टर का, किसी भी रजिस्टर का काम यही होगा, करंट के फ्लो को या फिर चार्ज के फ्लो को अपोज करना, है ना। अब अलग अलग रजिस्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, तो उनकी जो ये पावर है इस करंट को अपोज कर पाने की, वो अलग अलग है, ठीक है। कोई रजिस्टर बहुत ज्यादा करंट स्टॉप कर देगा, कोई करंट बहुत कम करंट को अपोज कर पाएगा। दैट मीन्स इन सभी की जो एबिलिटी है टू अपोज द करंट वो डिफरेंट होगी, है ना। डिफरेंट रजिस्टर्स की डिफरेंट होने वाली है। तो उसको हम कैसे मेजर करते हैं, बाय रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस वो फिजिकल क्वांटिटी है। रेजिस्टर तो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है ना, रेजिस्टर तो जस्ट एक, इस कंपोनेंट को नाम दिया गया है रजिस्टर। ये भी रजिस्टर है, ये भी रजिस्टर है, लेकिन इसकी पावर कितनी है रजिस्टर करंट को रोक पाने की, वो हमें बताता है रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके अंदर कितनी एबिलिटी है करंट को अपोज कर पाने की। तो रेजिस्टेंस है फिजिकल क्वांटिटी, है ना। और ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एक तरह से हमने पढ़ा था ओम्स लॉ के अंदर, ये कांस्टेंट होता है। हमने कुछ इस तरह से पढ़ा था कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है, किसी भी सर्किट के अंदर। सो V इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लेकर आए थे, V इज इक्वल टू IR, जो कि हमारा ओम्स लॉ होता है, ठीक है। तो हमें देखने में तो लगता है कि R का जो फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाता है, V/I। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस ना तो वोल्टेज पर डिपेंड करता है, ना ही करंट पर डिपेंड करता है। ये जो फॉर्मूला हमें बताता है बिल्कुल गलत बताता है। हमें लगता है कि रेजिस्टेंस वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ जाता है, और ये रेशो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये रेशो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। तो फिर रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस अगर वोल्टेज और करंट पर डिपेंड नहीं करता तो याद करो रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता था। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है फिजिकल पैरामीटर्स पर, है ना। आपको याद होगा ये फॉर्मूला, R इज इक्वल टू रो होती थी रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया, ठीक है। यानी कि लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है, फिजिकल पैरामीटर्स उसकी ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, ना कि वोल्टेज और करंट पर, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था जिसको हम रजिस्टर कहते हैं, और उसका काम होता है करंट को अपोज करना, ठीक है। तो देखिए ऐसा ही एक कंपोनेंट होता है जो हम अपने सर्किट्स में यूज करते हैं, इसे हम कहते हैं कैपेसिटर। जो आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं ये सभी कैपेसिटर्स हैं, ठीक है। सब अलग अलग तरह के कैपेसिटर हैं। कोई सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, ठीक है, कोई ये इस तरह से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जैसा होगा, मतलब सभी अलग अलग टाइप के कैपेसिटर्स हैं, बट ऑल ऑफ देम आर कैपेसिटर्स। यानी कि ये इस कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर, या फिर कई जगह पर हम इसे कंडेंसर वर्ड भी यूज करते हैं। कंडेंसर वर्ड आपने जरूर सुना होगा। कंडेंसर हम कूलर के अंदर, फैन के अंदर, है ना, कंडेंसर लगा होता है। कंडेंसर का मतलब कैपेसिटर ही होता है। कई बार वो खराब हो जाता है तो फिर हमें वो चेंज कराना पड़ता है ना। तो कंडेंसर मीन्स कैपेसिटर।
ठीक है, कैपेसिटर वर्ड हम यूज करेंगे ज्यादातर, लेकिन आपको पता चलेगा कंडेंसर भी हम इसे कह सकते हैं। अब ये कैपेसिटर तो है इस डिवाइस या फिर इस कंपोनेंट का नाम। अब इसका काम क्या होगा? जैसे रजिस्टर का काम था अपोज करना करंट को, तो इनका काम क्या है? इनका काम होता है स्टोर करना चार्ज। ये चार्ज को स्टोर करने के काम आते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के काम आते हैं। ठीक है, मैं कहता हूं कि कोई भी चीज इलेक्ट्रिकल, कोई भी एनर्जी, अगर कोई किसी बॉडी में कोई एनर्जी है, लेट्स से मैं कह रहा हूं कि एक बॉडी के पास इतने जूल एनर्जी है, तो वो किसी फॉर्म में होगी, या तो वो काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर वो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, दैट मीन्स वो उसके अंदर मोशन की वजह से है ना, वो बॉडी मोशन में होगी तभी तो काइनेटिक एनर्जी होगी। सिमिलरली अगर मैं कह रहा हूं कि कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करेगा, तो वो किसके फॉर्म में करेगा? चार्ज की फॉर्म में स्टोर करेगा। ठीक है, अपने अंदर चार्ज को इकट्ठा करेगा, स्टोर करता रहेगा। ऑब्वियसली उसके अंदर क्या बढ़ रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंक्रीज कर रही है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। तो ये हो गया कैपेसिटर का काम। क्या काम होता है इसका? चार्ज को स्टोर करना, इकट्ठा करना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अब अलग अलग कैपेसिटर्स अगर यहां पर बने हुए हैं, तो सबका है ना, मतलब डिफरेंट होगा कैपेसिटी स्टोर कर पाने की चार्ज। किसी के अंदर चार्ज ज्यादा आएगा, ये बड़ा लग रहा है देखने में, तो शायद इसके अंदर क्या चार्ज ज्यादा आता हो, है ना। ये छोटा सा, तो इसके अंदर शायद चार्ज कम आता होगा स्टोर। ठीक है, तो सभी की जो स्टोर करने की कैपेसिटी है वो डिफरेंट होगी, और उस कैपेसिटी को हम मेजर करते हैं बाय द वर्ड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो कैपेसिटेंस का मीनिंग होता है कि इनकी कैपेबिलिटी या फिर एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। ये फिजिकल क्वांटिटी है जो इसको मेजर करती है, इस पैरामीटर को मेजर करती है कि कोई भी कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है या फिर कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर सकता है। एक ही बात है, या तो आप कह दो कि कितना चार्ज स्टोर कर सकता है या फिर कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर सकता है, वो एक ही चीज है। ठीक है, तो आपको क्लियर है कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर बिल्कुल बेसिक लेक्चर है कैपेसिटर के बारे में। अब रेजिस्टर का काम हमें पता है कि करंट को अपोज करना, लेकिन हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि कई बार देखो करंट जरूरत से ज्यादा होता है ना। मुझे एक छोटी सी एलईडी को ग्लो करना है, मेरे पास बहुत बड़े वोल्ट की बैटरी है, लेट्स से 15 वोल्ट, और उस बैटरी या फिर उस एलईडी को बहुत थोड़ा सा करंट चाहिए, तो मुझे उस सर्किट में कुछ रेजिस्टर लगाना पड़ेगा ताकि करंट को हम कम कर सकें, रिड्यूस कर सकें, है ना। तो रेजिस्टर्स का अपना यूज है, तभी हम उन्हें यूज कर रहे हैं। सिमिलरली कैपेसिटर्स का क्या काम होता है? इनको हम यूज कहाँ करते हैं? कैपेसिटर्स को हम कहाँ यूज करते हैं, पहले हमें ये देखना होगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर्स के साथ में। कैपेसिटर को मैं क्या कह सकता हूँ, डिफाइन कैसे कर सकता हूँ? एग्जैक्टली कोई इसकी डेफिनेशन पूछता नहीं है, बट ये क्या है? एन इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट, इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट है ये, रेजिस्टर की ही तरह इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के ये काम आता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। ये हम इसको कह सकते हैं कैपेसिटर की डेफिनेशन, एक तरह से रफ लैंग्वेज में, कि एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के काम आता है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। ठीक है, अब इसकी जरूरत क्या है? हम बात कर रहे थे कैपेसिटर्स की, हमें नीड क्या है? तो कुछ डिवाइस ऐसी होती हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ करंट चाहिए होता है स्टार्ट होने के लिए। ठीक है, अब आपको पता है कि मान लो अगर एक गाड़ी है, ठीक है, और वो खराब हो गई, ठीक है, रास्ते में ही वो खराब हो गई। अब हम क्या करेंगे? अब एक वो बंदा आएगा, वो उसको क्या करेगा? धक्का लगाएगा, ठीक है, फोर्स लगाएगा, इस गाड़ी को मूव करने की कोशिश करेगा। ये गाड़ी तो रेस्ट में है, पहले से तो मूव नहीं कर रही, अभी रेस्ट में है ना। ये इस पर फोर्स लगा रहा है लेकिन नहीं मूव कर रही। ठीक है, अकेला ये बंदा फोर्स लगा रहा है, नहीं मूव कर रही। एक और बंदा आता है इसकी हेल्प के लिए, ठीक है, दो लोगों ने फोर्स लगाया, ये गाड़ी थोड़ा सा मूव करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, अब ये गाड़ी मूव करना शुरू कर गई, ठीक है, मूव कर रही है, और ये बंदा बीच में चला गया। ठीक है, अब गाड़ी स्टार्ट हो गई एक बार के लिए, है ना, गाड़ी मूव करना स्टार्ट होगी। अभी गाड़ी अपने आप स्टार्ट नहीं हुई, इंजन स्टार्ट नहीं हुआ, बट ये फोर्स लगाने से गाड़ी मूव करने लगी। ठीक है, तो मूव करने के बाद में ये बंदा इसको बीच में छोड़कर चला भी गया, तब भी ये बंदा जो फर्स्ट पर्सन था वो इसको मूव कर पा रहा है। ठीक है, समझ रहे हो आप इस चीज को? जब इस गाड़ी को स्टार्ट करना था तो वो अकेले स्टार्ट नहीं कर पाया, लेकिन
एक बार जब ये गाड़ी स्टार्ट हो गई तब वो इसको अकेले मूव कर पा रहा है। सो दैट मीन्स इस गाड़ी को स्टार्ट होने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत थी। जो फोर्स यहाँ पर रिक्वायर्ड था, फोर्स टू स्टार्ट, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए जो फोर्स चाहिए होता है ना, वो ज़्यादा ही चाहिए होता है। ठीक है, एक बार जब वो चीज़ चल पड़ती है, शुरू हो गई, मूव करने लगी, फिर उसको उतना फोर्स नहीं चाहिए होता जितना उसे स्टार्ट करने के लिए चाहिए होता है। ये तो मैकेनिक्स का पार्ट है। गाड़ी को हम जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं तो मैकेनिक्स के अंदर हम समझते हैं। जब कोई चीज़ रेस्ट में होती है तो हमें पता है उसके ऑपोजिट में कैसा फ्रिक्शन लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है ना। काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है? जब वो गाड़ी मूव कर रही है, और जब वो रेस्ट में है तो स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो स्टार्टिंग में तो आपको स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा ना अपना फोर्स लगा के। सो ऑब्वियसली फोर्स जो स्टार्ट करने के लिए लगाना पड़ेगा वो ज़्यादा ही होता है। ठीक है, इज रिक्वायर्ड इन ह्यूज अमाउंट, ऐसा हम लिख सकते हैं। फोर्स टू स्टार्ट इज रिक्वायर्ड इन ह्यूज अमाउंट। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, हमें ज़्यादा फोर्स चाहिए होता है। एक बार वो चीज़ स्टार्ट हो गई, एक बार गाड़ी चल पड़ी, फिर ठीक है, उसके बाद में वो स्मूथ हो जाता है, हमें मूव करना उसको आसान होता है, उतने ज़्यादा फोर्स की फिर ज़रूरत होती नहीं है। तो हम इसको यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो मैकेनिक्स का पार्ट है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम इसे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कुछ डिवाइस हमारी ऐसी होती हैं, जैसे कि मोटर। मोटर कहाँ पर हम यूज़ करते हैं? फैन के अंदर, कूलर के अंदर, ठीक है, वॉशिंग मशीन के अंदर, बहुत सारी जगह पर हम मोटर को यूज़ कर ही रहे हैं। तो जो मोटर होती है, अब उसको बहुत सारा करंट चाहिए होता है। जब स्टार्ट करना होता है तो उसको करंट ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम कोई बहुत बड़ी लाइट की बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी करंट एक बार शुरू करने के लिए उसको ज़्यादा, जैसे कैमरा की जो लाइट होती है, ठीक है, जो फ्लैश मारता है वो कैमरा, ठीक है, वहाँ पर एकदम से बहुत ज़्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पर भी ह्यूज करंट उसको चाहिए होता है फॉर द मोमेंट। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि सम डिवाइसेस रिक्वायर, ठीक है, रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट, ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट टू स्टार्ट। शुरू होने के लिए उनको ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि 25 से लेकर आप लिख सकते हैं 30 एम्पियर। 25 एम्पियर करंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब कोई भी डिवाइस जब चल रही होती है तो उसको इतना करंट नहीं चाहिए होता है, लेकिन जब स्टार्ट होना होता है तब उसको इतना करंट चाहिए होता है। तो अब इतना करंट हम कहाँ से दें, इतना करंट हम कहाँ से लेकर आएंगे? एकदम से हम इतना करंट नहीं दे सकते। ठीक है, तो हमें जब इतना करंट चाहिए होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। कैपेसिटर क्या करता है? अपने अंदर चार्ज को स्टोर करता है, भरता रहेगा, अपने अंदर चार्ज कलेक्ट कर लेगा, और जैसे ही हम उसको स्टार्ट करना चाहते हैं एकदम से वो सारा का सारा चार्ज सप्लाई कर देता है। ठीक है, तो कैपेसिटर ये हो गया कि सम डिवाइस रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट टू स्टार्ट। तो वहां पर हमारी हेल्प करने के लिए कौन आता है? कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर करता है अपने अंदर स्टोर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज। अब ह्यूज अमाउंट बार बार नहीं लिखेंगे, स्टोर्स चार्ज एंड सप्लाईज, ठीक है, उसे सप्लाई कर देगा एक ही बार में। ठीक है, सप्लाई इन एट वन टाइम, एक साथ एक ही मोमेंट पर वो इतना चार्ज सप्लाई कर देगा, तो ऑब्वियसली वो ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट, हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। ठीक है, सो ये चीज़ मोटर्स के बारे में, या फिर कुछ डिवाइसेस जो ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट उन्हें चाहिए होता है स्टार्ट होने के लिए। ठीक है, ज़्यादातर ये मोटर्स में हमें देखने को मिलता है कैपेसिटर। ऑलराइट, और हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं? हमें पता लग गया कि वो स्टोर करता है चार्ज को, एक साथ वो सप्लाई कर देगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, वो एक ही बात है। और इनकी रिक्वायरमेंट क्यों है? अब हमने देखी थी वो पिक्चर के अंदर इतने सारे कैपेसिटर्स थे, अलग अलग तरह के, अलग अलग शेप, साइज, तो ऑब्वियसली उन सभी की कैपेसिटी भी अलग अलग होगी, है ना। कोई ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है, कोई अपने अंदर कम चार्ज स्टोर कर सकता है, तो सभी की कैपेसिटी अलग होती है, और कैपेसिटी को हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये आ जाता है कैपेसिटेंस। जैसे रेजिस्टर हमारी डिवाइस है या फिर कंपोनेंट है, रेजिस्टेंस उसकी वो प्रॉपर्टी है जो बताएगी वो कितना अपोज करेगा करंट को। सिमिलरली कैपेसिटेंस हमें बताता है, मेजर है ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटर की एबिलिटी बताता है, मेजर करता है टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर चार्ज।
कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर चार्ज कोई भी कैपेसिटर स्टोर कर सकता है अपने अंदर, वो हमें कौन बताएगा? कैपेसिटेंस। ठीक है, तो कैपेसिटेंस से हमें पता लगेगा। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो है हम यूज करने वाले हैं, अभी हम इसको देखिए कैपेसिटेंस किसकी, अब कैपेसिटेंस को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, ऐसे नहीं। ठीक है, अब अगर किसी भी बॉडी को मैं क्या देना चाहता हूं? चार्ज देना चाहता हूं। ठीक है, लेट्स से ये कोई स्फीयर है, ठीक है, मैं इसके ऊपर चार्ज कलेक्ट करता जा रहा हूं। ठीक है, इसकी भी कुछ कैपेसिटी है, चार्ज एक तरह से अपने अंदर अगर अपने ऊपर स्टोर कर सकता है, तो यानी कि ये भी कैपेसिटर है। कोई भी बॉडी अपने ऊपर अगर वो चार्ज रख सकती है तो वो कैपेसिटर है ना। तो स्फीयर भी क्या है? एक तरह से अगर कंडक्टर स्फीयर की मैं बात करूं तो वो कैपेसिटर है। ठीक है, कुछ ना कुछ वो चार्ज तो अपने ऊपर स्टोर करेगा ही। ठीक है, नाउ दिस चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, Q इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, या फिर मैं कह सकता हूं पोटेंशियल। जितना ज्यादा चार्ज मैं यहां पर लेकर आऊंगा उतना ही ज्यादा इसका पोटेंशियल भी तो इंक्रीज होता रहेगा, है ना। हमें पता है इस स्फीयर के लिए हमें फॉर्मूला पता है KQ/R, R इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, राइट। सो जितना ज्यादा चार्ज आप यहां पर लेकर आएंगे पोटेंशियल भी साथ के साथ में इंक्रीज करता रहेगा। जैसे हमने रेजिस्टेंस के लिए ओम्स लॉ में क्या पढ़ते हैं? वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितनी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस आप बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा करंट होगा। सिमिलरली जितना ज्यादा आप चार्ज यहां पर रखेंगे, यहां पे करंट की तो हम बात करेंगे नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जितना ज्यादा चार्ज हम यहां पर रखेंगे पोटेंशियल भी उतना ही ज्यादा होगा। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम ले आए कांस्टेंट C। ठीक है, ये कांस्टेंट है कैपेसिटेंस, Q इज इक्वल टू CV। ऑल राइट, तो कैपेसिटेंस अगर मुझे बतानी है, डिफाइन करनी है, तो क्या होगा? कैपेसिटेंस विल बी Q, दिस चार्ज Q डिवाइडेड बाय में V, यानी कि चार्ज स्टोर्ड, जितना चार्ज उसने स्टोर किया, चार्ज स्टोर्ड अपॉन पोटेंशियल, उस कैपेसिटर का जितना भी पोटेंशियल होगा, चार्ज स्टोर्ड अपॉन पोटेंशियल ये हमें करना होगा। C इज इक्वल टू Q/V, ये हो जाएगा कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस को हमने पहले डिफाइन कर दिया है कि वो मेजर है ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और चार्ज। अब यहां से इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, यहां से भी आप डिफाइन कर सकते हो। कैपेसिटेंस क्या है? चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, है ना, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। इसका मीनिंग क्या हुआ? पर यूनिट पोटेंशियल का मीनिंग क्या हुआ कि अगर मैं यहां पर देखो कुछ चार्ज लेकर आता हूं तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज करता है। ठीक है, इसका पोटेंशियल इंक्रीज करता है। ठीक है, लेट्स से मैं कितना चार्ज लेकर आया, मैं अब Q/V का मीनिंग क्या है कि मैं कितना चार्ज लेकर आऊं कि उसका पोटेंशियल 1 यूनिट से इंक्रीज कर जाए। ठीक है, पोटेंशियल उसका 1 वोल्ट, यूनिट क्या होती है पोटेंशियल की? वोल्ट, है ना। तो पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ जाए तो कितना चार्ज मैं लेकर आऊं। तो एक और डेफिनेशन यहां पर बन जाएगी इस फॉर्मूले से। ठीक है, इसे हम कैसे क्या लिख सकते हैं? कैपेसिटेंस कैन बी डिफाइंड एज, या फिर आप लिख सकते हैं कैपेसिटेंस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड, ये सेकेंड डेफिनेशन आप समझ सकते हैं इसे, इज द अमाउंट ऑफ चार्ज required to increase the potential of a body by 1 वोल्ट। ठीक है, किसी भी बॉडी का पोटेंशियल में 1 वोल्ट से अगर इंक्रीज करना चाहता हूं तो मुझे कितना उसे चार्ज देना होगा। ऑल राइट, सो कैपेसिटेंस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ अ बॉडी बाय 1 वोल्ट। 1 वोल्ट से मैं अगर उसका पोटेंशियल इंक्रीज करना चाहता हूं तो जितना भी चार्ज मुझे देना होगा वही चार्ज क्या बन जाएगा उसकी, क्योंकि अगर देखो V की वैल्यू क्या हो जाए 1, इस फॉर्मूले के अंदर अगर V 1 हो जाएगा तो चार्ज और कैपेसिटेंस इक्वल हो जाते हैं। सो इसका मीनिंग यही है कि 1 वोल्ट से पोटेंशियल बढ़ाने के लिए जितना चार्ज मुझे देना पड़ेगा वही क्या है? कैपेसिटेंस होगी। अब सीधी सी बात है, अगर किसी बॉडी को मुझे बहुत ज्यादा चार्ज देना पड़ता है 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए, तो उस बॉडी की कैपेसिटी ज्यादा है। ठीक है, उसको बहुत सारा चार्ज मुझे देना पड़ा उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज करने के लिए। अब किसी बॉडी को बहुत थोड़ा सा चार्ज देने पर ही उसका पोटेंशियल बढ़ गया 1 वोल्ट,
तो यानी कि उसकी कैपेसिटी है ही नहीं, वो चार्ज को स्टोर करना ही नहीं चाहती। थोड़ा सा चार्ज हमने दिया, पोटेंशियल बढ़ गया 1 वोल्ट, फिर और दिया, फिर बढ़ गया 1 वोल्ट, तो उस बॉडी की कैपेसिटी बहुत ही कम है। जबकि एक दूसरी बॉडी है हमारे सामने जिसको चार्ज दे रहे हैं, लेकिन उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बहुत देर बाद में इंक्रीज हुआ, तो वो 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए आपने देखो कितना सारा चार्ज उस बॉडी को दे दिया, यानी कि उस बॉडी की कैपेसिटेंस क्या है, ज़्यादा है। सीधी सी बात है, वहाँ पर चार्ज आपने ज़्यादा दिया 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए, तो वो कैपेसिटेंस भी उस बॉडी की ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैपेसिटेंस को डिफाइन करने का तरीका। फॉर्मूला भी यही रहेगा कैपेसिटेंस निकालने के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्फीयर का कैपेसिटेंस बताओ, हम देखेंगे अभी नेक्स्ट 5 या 10 मिनट के अंदर हम स्फीयर का ही कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एक स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस, तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, चार्ज अपॉन पोटेंशियल, Q अपॉन V। ये रेशो निकाल लो, यही क्या होती है, कैपेसिटेंस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वी विल सी कैपेसिटेंस डिपेंड किस पर करती है। हमने देखा था रेजिस्टेंस के बारे में, जैसे रेजिस्टेंस क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, तो R की जो वैल्यू थी वो हो जाती है V अपॉन आई। लेकिन हमने देखा कि ना तो वो V वोल्टेज पर डिपेंड करता है, ना ही करंट पर डिपेंड करता है, दोनों में से किसी पर डिपेंड नहीं करता। सिमिलरली कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है हमारे पास क्या है, कैपेसिटेंस इज Q अपॉन V, ये फॉर्मूला है। लेकिन कैपेसिटेंस ना ही तो चार्ज पर डिपेंड करती है, ना ही पोटेंशियल पर डिपेंड करती है, दोनों में से किसी पर भी डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन Q, यानी कि चार्ज Q एंड पोटेंशियल V, दोनों में से किसी पर भी डिपेंड नहीं करती है क्या, कैपेसिटेंस। तो फिर किस पर डिपेंड करती है, साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, साइज और शेप पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी कैपेसिटी किसी भी बॉडी की, अपना मतलब, ठीक है, चार्ज को स्टोर कर पाने की। दूसरा होता है नेचर। नेचर किसका, नेचर होता है सराउंडिंग मीडियम। जैसे अगर मैं स्फीयर की बात कर रहा हूं, उसके आसपास अगर एयर है तो उसकी कैपेसिटी अलग होगी, अगर उसका मीडियम वाटर होगा तो उसकी कैपेसिटी फिर कुछ अलग होगी। हम ये नहीं कह रहे कम या ज्यादा, लेकिन डिफरेंट होगी। तो सराउंडिंग मीडियम की नेचर पर भी डिपेंड करेगा। अब नेचर यानी कि मीडियम चेंज होने से क्या चेंज होता है, हमारा कांस्टेंट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम चेंज हो जाता है। एप्सिलॉन नॉट तो किसके लिए होता है, फ्री स्पेस के लिए होता है। फ्री स्पेस में वैक्यूम या फिर एयर, हम दोनों को काउंट कर लेते हैं। और अगर कोई और मीडियम है तो देखो एप्सिलॉन m हो जाएगा, परमिटिविटी बदल जाएगी मीडियम की। तो मीडियम के नेचर पर डिपेंड करेगा क्या, कैपेसिटेंस। ठीक है, थर्ड इज प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स इन इट्स नेबरहुड। ठीक है, अगर एक कंडक्टर के आसपास में कोई दूसरे कंडक्टर को रख दूं तब भी उसकी कैपेसिटेंस चेंज हो जाती है। ठीक है, तब भी उसकी कैपेसिटी बदल जाएगी। ठीक है, सो प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स इन इट्स नेबरहुड। तो देखिए हमें फॉर्मूले से लगता है Q और V पर डिपेंड करेगी। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि हमने चार्ज को इतना चेंज किया, पोटेंशियल इतना बदल गया, ठीक है, इतना चार्ज देने से इतना पोटेंशियल बढ़ गया, बताओ कैपेसिटेंस में कितना चेंज आ गया। कैपेसिटेंस चेंज नहीं होता जब तक आपकी बॉडी सेम है। ठीक है, आपने बॉडी की शेप या साइज में कोई चेंज नहीं लाया, उसके आसपास जो मीडियम है उसमें कोई चेंज नहीं लाया, या फिर उसके आसपास कोई दूसरा कंडक्टर नहीं रखा। ये हमारी बॉडी है, उसके पास एक और कंडक्टर मैंने रख दिया, तो इसकी कैपेसिटी चेंज होगी। इसके ऊपर चार्ज या पोटेंशियल को चेंज करने से आपकी कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लें, कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करती है सिर्फ शेप और साइज, मीडियम ऑफ नेचर ऑफ मीडियम सॉरी, और प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स इन इट्स नेबरहुड। ठीक है, तो इन तीनों प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करेगी, Q और V पर डिपेंड नहीं करती है। ऑलराइट, नेक्स्ट वी विल सी यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, तो देखिए यूनिट क्या होनी चाहिए कैपेसिटेंस की, फॉर्मूला है Q अपॉन V। चार्ज को हम मेजर करते हैं कूलम, COULOMB। ठीक है, कूलम अपॉन वोल्ट। ठीक है, तो कूलम पर वोल्ट हम इसको लिख सकते हैं, यूनिट की अगर हम बात करें कूलम पर वोल्ट, आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन हम बार बार कूलम पर वोल्ट नहीं लिखेंगे। जैसे रेजिस्टर को हमने एक स्पेशली, है ना, एक यूनिट दी हुई है ओम, वैसे तो वहां पर भी होता है ना, R इज इक्वल टू अगर V अपॉन आई है तो लिख सकते हैं ना वोल्ट पर एम्पियर, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन हम इसको फिर भी एक स्पेशल नाम दिया ओम, तो यहां पर इसको हमने एक स्पेशली नाम दिया है फेराड, FARAD,
फेराड। ठीक है, तो ये होती है कैपेसिटेंस की यूनिट, यानी कि 1 फेराड, इसको हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट कर देंगे। सी 1 फेराड इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। तो अगर 1 फेराड मुझे डिफाइन करना पड़े 1 फेराड कितनी कैपेसिटेंस है, सो आई विल से कि एक ऐसी बॉडी जिस पर अगर मैं 1 कूलम चार्ज दूं, ठीक है, उस बॉडी को मैंने 1 कूलम चार्ज देने पर उसका 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ जाता है। सो दैट मीन्स उस बॉडी की कैपेसिटेंस कितनी है, 1 फेराड। ठीक है, तो 1 किसी भी यूनिट में देखो आपको 1 न्यूटन, 1 फेराड, 1 ओम डिफाइन करना है, तो बस उसका फॉर्मूला लिखो, सब चीज़ों को 1 बना दो और उसको फिर पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, वहीं से डेफिनेशन बन जाएगी कि 1 फेराड क्या है, जब आप 1 कूलम चार्ज दें किसी बॉडी को और 1 वोल्ट उसका पोटेंशियल इंक्रीज कर जाए। ठीक है, सो व्हेन पोटेंशियल ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस बाय 1 वोल्ट, 1 वोल्ट से उसका पोटेंशियल बढ़ जाए ऑन सप्लाइंग 1 कूलम चार्ज। ठीक है, 1 कूलम चार्ज देने पर उसका पोटेंशियल कितना बढ़ जाए, 1 वोल्ट से बढ़ जाए, तो हम कहेंगे कि उस बॉडी की कैपेसिटेंस है 1 फेराड। ऑलराइट, तो आपको समझ में आ गया फेराड क्या होता है। ठीक है, ये यूनिट की हमने बात कर ली। अब हमें देखना है उसकी डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन पर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो डायमेंशनल एनालिसिस आपने क्लास 11th में पढ़ा ही है। कैपेसिटेंस की मैं क्या बनाना चाहता हूँ, डायमेंशन। याद करो क्लास 11th में कैसे करते थे। चार्ज हमारी क्या है, फंडामेंटल यूनिट में आता है क्या, नहीं। फंडामेंटल यूनिट में क्या आता है, करंट। ठीक है, तो चार्ज हमारा फंडामेंटल यूनिट तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो चार्ज क्या होगा, चार्ज पर यूनिट टाइम होता है करंट, चार्ज पर यूनिट टाइम, टाइम को हम वहाँ भेज देते हैं, रन है ना, तो करंट इनटू टाइम क्या होगा, चार्ज के इक्वल होगा। सो करंट की यूनिट होती है एम्पियर, करंट को मतलब हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बन जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला चार्ज के लिए। ठीक है, सो चार्ज के लिए मैं लिखूंगा ए टी। ठीक है, ये हो गया चार्ज के लिए, डिवाइडेड बाय वोल्ट। अब वोल्ट क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या होता है, वर्क डन वोल्ट। पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को हमने कैसे डिफाइन किया, वर्क पर यूनिट चार्ज, है ना। इसके बेसिक फॉर्मूले पर जाओ, वर्क डन क्या होता है जूल्स में, यानी कि वर्क डन, एनर्जी, इन सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही होता है ना। क्या होता है, अब वर्क डन को आप ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चार्ज हमारा वही क्यू रहेगा। ठीक है, अब फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या होता है फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, एम एल टी की पावर -2, है ना, ये होता है फोर्स का। डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम एल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, और नीचे चार्ज है, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला देखो पहले से पता है, ए और टी। ठीक है, तो ये बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, पोटेंशियल का। अब यहां पर देखो मैं एक साथ लिखूंगा इसे, एम एज इट इज आ जाएगा, एल स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, टाइम की पावर में क्या हो जाएगा, -2 है, एक और -3 बन जाएगा। ठीक है, और ए यानी कि करंट क्या हो जाएगा, -1। तो मैंने इस फॉर्मूले को एक ही लाइन में ऐसे लिख दिया, और पोटेंशियल ऑब्वियसली यहाँ पर नीचे है, तो हमने इस डायमेंशनल फॉर्मूला को नीचे यहाँ पर लिख दिया। बस अब इसे सॉल्व करना है, तो क्या बन जाएगा, m की पावर -1 ऊपर भेजेंगे, l की पावर में भी -2 हो जाएगा ऊपर जाने पर। ठीक है, टाइम की पावर -3 + 3 बन जाएगा, और एक पहले से है तो t की पावर 4 हो जाएगा। और ये देखिए एक ऑलरेडी है, और a की पावर -1 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। सो दिस इज योर डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस। ठीक है, इस तरह से आप डिराइव कर सकते हैं किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला, बस बेसिक फॉर्मूले हमें आने चाहिए। ठीक है, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला याद नहीं है तो बस उसे लिख लो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का पता है हमें एम एल टी की पावर -2, तो बस एक लेंथ और मल्टीप्लाई हो रही है, डिस्प्लेसमेंट भी तो एक लेंथ होती है। ठीक है, सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। ऑलराइट, चलिए अब हम बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। एक आइसोलेटेड मतलब दूर कहीं अकेला रखा हुआ एक स्फीयर, ठीक है,
उसके आसपास कोई दूसरा कंडक्टर नहीं है, आसपास जो मीडियम है वो क्या है, एयर है। तो आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर की हमें बात करनी है, उसका कैपेसिटेंस बताना है, कंडक्टर बॉडी होगी वो, ठीक है। तो अगर मैं ये मान लूँ कि इसकी रेडियस है कैपिटल R और उसके ऊपर चार्ज मैंने रखा है कैपिटल Q, ठीक है, इसके ऊपर मैंने चार्ज तो रखा है, हाँ, इसके आसपास कोई दूसरी चार्ज बॉडी या फिर कंडक्टर नहीं है, आइसोलेटेड है, मतलब बिल्कुल अकेला, कहीं बहुत दूर, ठीक है। तो इस तरह से वो हो गया स्फीयर हमारा। अब इसके सरफेस पर मुझे पता है इस चार्ज की वजह से इसके सरफेस पर कुछ पोटेंशियल भी होगा V, ठीक है। कितना होता है पोटेंशियल हमें पता है, तो ये सब चीज़ें आप एज्यूम कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं जब डिराइव करना हो। वैसे इसकी डेरिवेशन आती नहीं है, CBSE के हिसाब से स्फेरिकल कैपेसिटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये हम अभी पढ़ेंगे और आप समझेंगे कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्फेरिकल कैपेसिटर हम यूज़ भी नहीं करते हैं, अब यूज़ क्यों नहीं करते हैं यही समझने के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो वोल्टेज या फिर मैं कहूँ पोटेंशियल इसके सरफेस पर कितनी होती है चार्ज Q की वजह से, KQ अपॉन रेडियस R, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ठीक है। ये होता है इसके पोटेंशियल का फॉर्मूला। तो मुझे इस फॉर्मूले में देखो चार्ज भी नजर आ रहा है और पोटेंशियल V भी नजर आ रहा है ना। और मुझे पता है कैपेसिटेंस जब मुझे इस बॉडी के लिए निकालनी है तो मुझे क्या पता होना चाहिए, Q अपॉन V, मुझे रेशो पता होनी चाहिए Q अपॉन V। तो देखिए अगर मैं चार्ज को यहीं पर रखूं, ये रेडियस और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं वहां ले जाऊं, V को मैं नीचे ले आता हूं, ठीक है। यहां पर इसको भूल जाओ, हम क्या करें, यहां और यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें। सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ये एज इट इज आ गया वहां, और Q के नीचे आ गया V, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की है। Q अपॉन V क्या होता है, कैपेसिटेंस यानी कि C। तो एक स्फेरिकल बॉडी के लिए मुझे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या मिल गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रेडियस कांस्टेंट नहीं है। मतलब अगर बड़ा स्फीयर होगा तो रेडियस ज़्यादा है, छोटा स्फीयर है तो रेडियस कम है, यानी कि रेडियस के प्रोपोर्शनल है। कैपेसिटेंस इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अगर मैं एक स्फेरिकल कैपेसिटर बनाना चाहता हूँ, ठीक है। अब ये कैपेसिटर तो है लेकिन ये अच्छा कैपेसिटर होना चाहिए ना, कि काफ़ी सारा चार्ज स्टोर कर सके। अच्छा कैपेसिटर कौन होगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर कर ले, उसका पोटेंशियल ना बढ़े, पोटेंशियल ज़्यादा ना इंक्रीज करे, ठीक है। क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, चार्ज ज़्यादा हो ये कम हो तभी हमारी कैपेसिटेंस क्या होगी, बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा कैपेसिटेंस मुझे मिल जाएगी, ठीक है। सो लेट्स से मैं एक कैपेसिटेंस क्रिएट करना चाहता हूँ, मतलब मैं एक स्फेरिकल कैपेसिटर बनाना चाहता हूँ, यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। एक स्फेरिकल कैपेसिटर मैं बनाना चाहता हूँ, सेम सिचुएशन है, रेडियस R, ठीक है, जिसकी कैपेसिटेंस क्या हो, 1 फेराड। यूनिट अभी अभी हमने पढ़ी फेराड होती है, तो 1 फेराड कैपेसिटेंस का मैं कैपेसिटर बनाना चाहता हूँ। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने देखा स्फीयर के लिए क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ठीक है। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि इतनी कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर बनाने के लिए मुझे कितना बड़ा या छोटा स्फीयर बनाना पड़ेगा, है ना। स्फीयर की रेडियस क्या होनी चाहिए वो मुझे पता होना चाहिए। सो रेडियस आ जाएगी, देखिए रेडियस के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू 1 फेराड, ठीक है। सो दिस इज रेडियस। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को याद करो क्या होती है, वही कांस्टेंट K बन गया ये तो हमारा, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ और मल्टीप्लाई हो रहा है ये 1 से, ठीक है। सब कुछ ऐसा यूनिट में है, ये वैल्यू हमने 9 × 10⁹ यूज़ की है, ये 1 फेराड है यानी कि SI यूनिट में ही है। सो ये आंसर भी किस में आएगा आपका, SI यूनिट में आएगा, यानी कि 9 × 10⁹ मीटर। लाइक सीरियसली हमें 1 फेराड कैपेसिटर बनाने के लिए उतनी कैपेसिटेंस हो तो मुझे इतना बड़ा स्फीयर चाहिए जिसकी रेडियस क्या हो, 9 × 10⁹। अरे अर्थ की रेडियस जो होती है, अर्थ की रेडियस आपने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा और अगर आपको याद हो तो वो किस ऑर्डर की होती है रेडियस, 10⁶। तो
अर्थ से भी बड़ा एक मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, मेटल का या फिर कंडक्टर का स्फीयर बनाना पड़ेगा, इतनी उसकी रेडियस हो, तब जाके मुझे कितनी कैपेसिटेंस मिलेगी, सिर्फ 1 फैराड। ठीक है, सो यानी कि ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, स्फेरिकल कैपेसिटर हमारे किसी भी काम के नहीं होंगे। ठीक है, देख सकते हैं कि देखो 1 फैराड 1 फैराड कैपेसिटेंस अगर हमें चाहिए, तब इतना बड़ा हम मुझे क्या बनाना पड़ेगा, स्फीयर बनाना पड़ेगा। इवन 1 मीटर भी बहुत बड़ा हो जाता है, और इस 1 मीटर की रेडियस से अगर आप स्फीयर बनाओगे तो देखो कितना बड़ा हो जाएगा, उसका डायमीटर ही 2 मीटर के बराबर हो जाएगा। 1 मीटर तो रेडियस है, तो उतना बड़ा स्फीयर भी आपने कौन से सर्किट्स में यूज कर पाओगे, नहीं कर सकते हम तो, है ना। और यहाँ पर तो 9 × 10⁹ मीटर है, तो दैट मीन्स स्फेरिकल कैपेसिटर्स आर ऑफ नो यूज, किसी भी काम के नहीं है प्रैक्टिकली अगर हम देखें। ठीक है, थ्योरेटिकली सोचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हमें मना नहीं कर रहा कि स्फेरिकल कैपेसिटर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, हमने फॉर्मूला लगाया स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए, चार्ज अपॉन पोटेंशियल V, और हमने निकाल लिया कैपेसिटेंस आ जाती है 4πε0 R। लेकिन देखा तो 1 फैराड कैपेसिटेंस के लिए हमें इतनी बड़ी रेडियस चाहिए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो सीधी सी बात है, इनका कोई भी प्रैक्टिकली हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। हमें कुछ ऐसा चाहिए, थोड़ा सा आसान तरीका, जहाँ से हम क्या कर सके, कैपेसिटेंस भी हमें अच्छी खासी मिल जाए और साइज़ छोटा सा हो, है ना। हमने स्टार्टिंग में कैपेसिटर्स की फोटो देखी थी, पिक्चर देखी थी, तो वो कैपेसिटर्स कैसे थे, छोटे छोटे साइज़ के थे। ऑल्दो 1 फैराड जो कैपेसिटेंस है वो देखो बहुत ज़्यादा कैपेसिटेंस हो जाती है, 1 फैराड कैपेसिटेंस भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन लेट्स से कि मुझे 1 माइक्रो फैराड चाहिए। 1 माइक्रो फैराड कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इवन अगर मुझे माइक्रो फैराड भी चाहिए, यानी कि 10 की पावर में क्या लग जाएगा, अगर मैं चाहता हूँ माइक्रो फैराड में कैपेसिटेंस, तो यहाँ पर देखो माइक्रो लगेगा, माइक्रो मीन्स 10 की पावर -6, और 10 की पावर -6 जब यहाँ होगा तो यहाँ पर आएगा 10 की पावर 3, 9 × 10 की पावर 3, यानी कि 9000 मीटर की रेडियस का आपको स्फीयर बनाना पड़ेगा। तब भी वो कौन सा प्रैक्टिकली यूज का है, तब भी वो किसी प्रैक्टिकली यूज का नहीं है। ठीक है, 1 माइक्रो फैराड कैपेसिटेंस अगर मुझे चाहिए, तब भी वो स्फीयर हमारे किसी काम का नहीं होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है सिर्फ थ्योरेटिकल है। ठीक है, प्रैक्टिकली हम इसे यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, कैपेसिटेंस होती है 4πε0 R, स्फीयर के लिए कैपेसिटेंस होगी 4πε0 R। ये फॉर्मूला जब स्फीयर हो गिवन आपको तभी यूज़ करेंगे, अदरवाइज आपके पास जनरल फॉर्मूला वही है Q/V, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला चार्ज अपॉन पोटेंशियल V। ठीक है, तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं आज जो हमने पढ़ा। ठीक है, कैपेसिटर क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला अब आपको पता लग गया Q/V, और दूसरा हमने क्या देख लिया, स्फीयर के लिए कैपेसिटेंस क्या होती है 4πε0 R। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। एन आइसोलेटेड स्फीयर हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 50 पिकोफैराड। ठीक है, हमें कैपेसिटेंस गिवन है 50 पिकोफैराड, तो कैलकुलेट करनी है उसकी रेडियस। तो जैसा क्वेश्चन अभी हमने किया बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ये। फर्स्ट पार्ट के लिए हमें कैपेसिटेंस गिवन है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है स्फीयर के लिए 4πε0 R। ठीक है, तो जब हमें रेडियस जाननी हो तो हम क्या कर देते हैं, 1/4πε0। ठीक है, ये उधर गया, मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटेंस C, और इसकी वैल्यू क्या होती है देखो 9 × 10 की पावर 9, और कैपेसिटेंस हमें कितनी चाहिए देखो 50 पिकोफैराड। पिको में क्या मीनिंग क्या होता है, 10 की पावर -12, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, फिर आता है नैनो यानी कि 10 की पावर -9, और फिर आता है पिको यानी कि 10 की पावर -12। ठीक है, तो ये होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे देखिए, 9 5 तो मुझे पता है 45 हो जाता है, एंड ये 10 अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 10 की पावर 10 बन जाएगा। ठीक है, दिस इज 10 टू द पावर 10, और -12 इसके सामने आएगा तो वो क्या हो जाएगा 10 की पावर -2, यानी कि 45 × 10 की पावर -2। किस में होगा ये आंसर, देखो सब कुछ ऐसा यूनिट में आपने यूज़ किया है। ये पिको फैराड था लेकिन आपने फैराड में कन्वर्ट कर लिया, और ये तो वैसे ही 9 × 10 की पावर 9 होता है, तो ये मीटर में आपका आंसर होना चाहिए। लेकिन 10 की पावर -2 मीटर्स क्या होता है, सेंटीमीटर्स होता है। सो सिंपल लिखना चाहते हैं तो आप 45 सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि 45 सेंटीमीटर हमें समझ में आता है।
तो देखिए 50 पिको फेराड अगर मुझे कैपेसिटेंस चाहिए तब भी मेरा स्फीयर कितनी रेडियस का होना चाहिए, 45 सेंटीमीटर रेडियस का होना चाहिए। सेकेंड पार्ट में देखिए, हाउ मच चार्ज शुड बी प्लेस्ड ऑन इट टू रेज इट्स पोटेंशियल टू 10 टू द पावर 4 वोल्ट। ठीक है, मैं क्या चाहता हूं, मैं उसका पोटेंशियल, अब वो कह रहे हैं कि कितना चार्ज उस पर हम प्लेस करें। ठीक है, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, इसे हम यहां पर यूज करेंगे। मैं चाहता हूं कि पोटेंशियल कितना हो जाए 10 की पावर 4 वोल्ट, और कितना चार्ज मुझे यहां पर प्लेस करना होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या मुझे कैपेसिटेंस गिवन है, कैपेसिटेंस तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, कैपेसिटेंस है 50 पिको फेराड यानी कि 10 की पावर -12 फेराड। ठीक है, तो ऑब्वियसली देखो तीन पैरामीटर्स में से दो पैरामीटर आपको गिवन है, एक पैरामीटर आपको निकालना है, तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, Q हो जाएगा आपका C मल्टीप्लाइड बाय V। ठीक है, सो कैपेसिटेंस है देखिए 50 इंटू 10 की पावर -12, और वोल्टेज जो मुझे चाहिए वो है 10 की पावर 4 वोल्ट। तो यहाँ से देखिए निकल आएगा 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस, ये बन जाएगा 8, -12 और +4 है ना, तो ये बन जाएगा -8, और अगर ये 10 हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10 टू द पावर -7, और अगर हम एक और ले आते हैं तो 0.5 इंटू ये हो जाएगा 10 की पावर -7। ठीक है, आप इसको ऐसा 0.5 अगर हम लिख रहे हैं तो 10 टू द पावर -6 बन जाएगा ना, क्योंकि एक जीरो यहाँ पर गई 10 की पावर -7 हो गया, 5 बच गया, हम एक और जीरो भेज रहे हैं तो तभी 10 की पावर -6 होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, चार्ज हमें कैलकुलेट करना था, कैपेसिटेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, वोल्टेज जितनी पोटेंशियल हमें चाहिए 10 की पावर 4 वोल्ट चाहिए, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर डाली। अब ये आंसर किस में आएगा, हमारा चार्ज कूलम में होता है, कूलम में। ठीक है, सो 10 की पावर -6 कूलम को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइक्रो कूलम लिख सकता हूँ। सो माई आंसर विल बी 0.5 माइक्रो कूलम। ठीक है, सो एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस है 50 पिको फेराड, अगर मैं उस कैपेसिटर को इतने पोटेंशियल पर लेकर आना चाहता हूँ, 10 की पावर 4 वोल्ट पर लेकर आना चाहता हूँ, तो 0.5 माइक्रो कूलम चार्ज मुझे देना होगा। तो इससे आप क्या समझ सकते हैं, ये देखो ये तो बहुत थोड़ा सा चार्ज है ना, इतना सा चार्ज देने पर ही उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 10 की पावर 4 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ठीक है, जो हो जाएगा 10 की पावर 4 वोल्ट, इतना ज़्यादा पोटेंशियल हमें नहीं चाहिए। ऑल राइट, नेक्स्ट वी विल सी सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 27 ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 3 mm 3 मिलीमीटर एंड कैरिंग अ चार्ज 1 पिको कूलम। यहाँ पर भी देखो पिको हमने यूज़ कर लिया, यानी कि 10 की पावर -12 कूलम। ठीक है, पिको का मतलब 10 की पावर -12 होता है, ऑफ चार्ज आर कंबाइंड। अब उन सबको हमने कंबाइन कर दिया टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप, एक बड़ी सी हम ड्रॉप बना देंगे 27 ड्रॉप से मिलाकर। फाइंड द कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। तो बिगर ड्रॉप का आपको कैपेसिटेंस भी जानना है और पोटेंशियल भी जानना है। ठीक है, बड़ी जो ड्रॉप बनेगी वो 27 स्मॉल ड्रॉप से मिलकर बनने वाली है। कितनी ड्रॉप्स हैं ये टोटल, 27, और इससे बनेगी क्या, हमारी एक बड़ी सी ड्रॉप बन जाएगी। ठीक है, छोटे जो स्फीयर्स हैं उनकी रेडियस हमें गिवन है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या सेम रहता है, वॉल्यूम सेम रहती है, राइट। 27 स्फीयर्स की वॉल्यूम इज इक्वल टू एक सिंगल स्फीयर की हमारी वॉल्यूम, इसकी रेडियस को मान लेते हैं कैपिटल R। ठीक है, सो वॉल्यूम सेम रहती है। आई विल राइट 27 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई। ठीक है, पाई यहाँ पर आएगा, रेडियस का क्यूब यानी कि स्मॉल r का क्यूब, सो ये इक्वल होगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। यहाँ पर हमने 27 को मल्टीप्लाई किया है क्योंकि 27 स्मॉलर स्फीयर्स की जो वॉल्यूम है वो बड़े स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगी, है ना। सो 4/3 पाई ये कैंसिल हो जाएगा, एंड 27 स्मॉल r क्यूब के इक्वल है कैपिटल R क्यूब। तो आई कैन राइट कैपिटल R क्यूब इज इक्वल टू 27 टाइम्स ऑफ स्मॉल r क्यूब, ऐसा हम लिख सकते हैं। या फिर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल r का क्यूब। ठीक है, ऐसे हम क्यूब बना देंगे। सो देखिए कैपिटल R का क्यूब इज इक्वल टू दिस क्यूब। तो दोनों को हम कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि जो बड़े वाली स्फीयर की रेडियस है वो किसके इक्वल है,
3 टाइम्स ऑफ स्मॉलर स्फीयर्स रेडियस। जो छोटे स्फीयर की रेडियस उसके 3 टाइम्स है हमारे बड़े वाले स्फीयर की रेडियस। अब हमें गिवन है कि जो छोटे स्फीयर्स है उसकी रेडियस क्या है 3 मिलीमीटर। तो बड़े वाले स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर कितनी हो जाएगी 9 मिलीमीटर हो जाएगी, क्योंकि 3 टाइम्स है तो यानी कि 9 मिलीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए मुझे यहाँ पर क्या पता लग गया, बड़े वाले स्फीयर की रेडियस तो मुझे पता लग गई। मुझे क्या जानना है, कैपेसिटेंस जानना है। 2 चीज़ें पता करनी है, कैपेसिटेंस भी और पोटेंशियल भी। कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर, है ना, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर होती है रेडियस, वो मुझे पता करनी थी, रेडियस मुझे पता लग गई। सो आई कैन कैलकुलेट कैपेसिटेंस। लेकिन पोटेंशियल जानने के लिए क्या चाहिए V किसके इक्वल होगा, मुझे पता है फॉर्मूला जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का, दैट इज Q अपॉन V। तो पोटेंशियल हो जाएगा, ये इंटरचेंज कर देंगे हम, पोटेंशियल विल बी चार्ज Q अपॉन में कैपेसिटेंस C। ऑलराइट, सो मुझे कैपेसिटेंस तो पता लग जाएगी फर्स्ट पार्ट से, लेकिन चार्ज क्या होगा, यहाँ पर हम चार्ज क्या यूज़ करेंगे इस सिचुएशन में, वो भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए चार्ज हमें गिवन है कि हर एक छोटे जो ड्रॉप है उसके ऊपर 1 पिको कूलम, या फिर मैं कह सकता हूँ 10 की पावर -12 कूलम, 10 की पावर -12 कूलम, हर एक ड्रॉप के ऊपर इतना चार्ज है। तो टोटल चार्ज कैपिटल Q कितना होगा, टोटल चार्ज विल बी 27 मल्टीप्लाइड बाय जितना एक ड्रॉप के ऊपर चार्ज है ना, यानी कि 10 की पावर -12 कूलम। ऑलराइट, ये हो जाएगा हमारा टोटल चार्ज। अब इसे हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट को सबसे पहले, यानी कि कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने देखा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये होता है। ठीक है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू ऐसे तो हमें नहीं पता, लेकिन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो हमें पता है ना। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, रेडियस आर अपॉन में कांस्टेंट के, क्योंकि कांस्टेंट के क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो यहाँ पर आर है ना। सो कांस्टेंट के की वैल्यू मुझे पता है 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। रेडियस आई है 9 मिलीमीटर, मिलीमीटर का मतलब होगा 10 की पावर -3, है ना। बड़े वाले स्फीयर की रेडियस 9 mm यानी कि 9 मिलीमीटर। कांस्टेंट के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9। क्लियर है। सो 9 से 9 कैंसिल, आंसर हो जाएगा 10 की पावर माइनस, देखिए -9 ऊपर जाएगा, -3 पहले से है तो -12 बन जाएगा। और हम क्या निकाल रहे हैं, कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं, तो इतना फेराड। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 पिको फेराड, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि 10 की पावर -12 का मीनिंग आपको पता है पिको, और फेराड इसकी यूनिट वैसे ही है, तो ये 1 पिको फेराड बन जाता है। फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल के बारे में, वो हमें पता है कितना हो जाएगा Q अपॉन C। अभी हमने चार्ज देखा था कितना होता है 27 ड्रॉप्स का मल्टीप्लाई कर देंगे एक ड्रॉप के ऊपर जितना चार्ज है, यानी कि 10 की पावर -12, है ना। और कैपेसिटेंस कितनी आई है 10 की पावर -12, है ना। SI यूनिट में सब कुछ आप यूज़ करें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आंसर आ जाएगा 27। सब कुछ अगर SI में है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 27 वोल्ट। ठीक है, सो दिस इज आवर सेकेंड पार्ट, हमने सॉल्व कर लिया। पोटेंशियल भी 27 वोल्ट पोटेंशियल होगा, और कैपेसिटेंस कितनी होगी 1 पिको फेराड। ठीक है, सो 27 ड्रॉप्स को कंबाइन करके हमने एक बड़ा स्फीयर बनाया, और उसकी कैपेसिटेंस और पोटेंशियल दोनों चीज़ें हमने कैलकुलेट की। सो आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होती है, उसके बाद में एक स्फेरिकल कैपेसिटर कैसा होगा। अगर हम एक स्फीयर को बनाना चाहते हैं कैपेसिटर, तो हम इसे कैसे बना सकते हैं, और हमने ये भी देखा कि वो प्रैक्टिकली यूज़ का क्यों नहीं है ना। एक स्फेरिकल कैपेसिटर को हम सीधी सी बातें यूज़ नहीं कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। टिल देन कीप वॉचिंग आवर लेक्चर्स एंड थैंक यू।